हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अरुण प्रताप सिंह और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। इसलिए मैं आज आपको क्लास 5 का चैप्टर 1 प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर के बारे में बताऊँगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिस्पर्सल ऑफ सीड है क्या? डिस्पर्सल ऑफ सीड वो है जिससे सीड एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट्स आर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ ऑल वी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव। दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो, हेंस दे आर some agents in nature to scatter these seeds. These agents carry the seeds or fruits away from their parent plant. This process is called dispersal. तो पेड़ पौधे तो एक जगह पे ग्राउंड में होते हैं, अटके होते हैं, जिससे वो एक जगह दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं। तो अगर सारे बे प्लांट अपने पेरेंट प्लांट के पास ही ग्रो करेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास ना सनलाइट होगा, पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलेगा, पर्याप्त खाना नहीं, भोजन नहीं मिलेगा, पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, ना ही पर्याप्त स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो नेचर ने कुछ एजेंट्स बनाए हैं ग्रो करने के लिए। तो उस एजेंट्स को हम डिस्पर्सल कहते हैं, जिसके द्वारा सीड अपने पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं। एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल के एजेंट। डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ड्राई by the explosion of fruit. The special structure of certain seeds fruit help these seeds in dispersal. डिस्पर्सल विंड, वाटर, एनिमल और फ्रूट के फटने की वजह से होता है। तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं सीड के, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला विंड के द्वारा, जैसे कॉटन और मदार और हिप्टेज के सीड होते हैं। तो ये कॉटन है, ये बाल है इसके ऊपर, इस पर भी बाल है। ये मदार का सीड है। और ये हिप्टेज का सीड है, इसके पास विंग्स हैं। तो उसके बाद ये तो हो गया विंड के द्वारा। पानी के द्वारा देखते हैं तो इसमें ये खोखले होते हैं, इसमें छेद होते हैं, जिसके द्वारा से ये पानी में तैर पाते हैं। इसके पास बाल होते हैं और खोखला भी होता है अंदर से, जिसके वजह से ये पानी में तैर पाता है। तो अब आता है एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स के द्वारा जैसे ये हो गया, इसके पास बहुत कांटे जैसे स्टफ़ हैं एयर के, ये हुक है इसमें, और इसमें स्पाइंस कांटे लगे हुए हैं, जिससे ये एनिमल्स के शरीर पे चिपक जाते हैं और फिर वो छुड़ा नहीं पाते। जब कहीं पे जाते हैं, खुजली होती है उनको, जब वो नीचे गिरे तो वहीं पे उग जाते हैं। फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है एनिमल्स के द्वारा कैसे, तो ह्यूमन और एनिमल दोनों करते हैं। जब हम लोग खाते हैं तो जब उसका बीज बचता है, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, वहाँ पे पेड़ उग जाता है। तो ये एक्सप्लोजन के द्वारा देखते हैं। जो पी पॉड है, जब ये ज़्यादा भर जाता है, ये इसके मटर बड़े होने लगते हैं ये जैसे, तो इसकी तरह फट जाते हैं, उन्हें हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब नए पेड़ मतलब कि दूसरे प्लांट्स के पार्ट से। बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड, न्यू प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर parts such as roots, stems and leaves of the parent plant. Some plants like the rose, sugarcane and hibiscus grow from stem cutting. The potato is a stem that grows underground and has bud called eyes. Any part of a potato that has bud on it can grow into a new plant. तो सिर्फ सीड से नहीं ग्रो करते प्लांट्स के पार्ट से भी ग्रो करते हैं। तो जैसे हो गए रोज, शुगर केन, वो स्टेम कटिंग के द्वारा से होते हैं। जैसे पोटैटो हो गए, वो तो अंडरग्राउंड होता है, तो उसमें ऐसे देखिए ये बड्स होते हैं, तो उसी में एक न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो पोटैटो से भी हो जाता है। ओनियन एंड जिंजर आर आल्सो अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। तो जिंजर और वो भी है एक अंडरग्राउंड जो ग्रो करता है। स्वीट पोटैटोज एंड कैरोट्स एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो कैरोट है जिनके रूट से एक न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक द बायोफिलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बायोफिलम की लीव से भी एक न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। तो प्लांट्स दो प्रकार के टाइप से ग्रो कर सकते हैं। तो एक ये क्रॉप्स की तरह, एक वेजिटेबल्स में क्रॉप्स हो गए जैसे वो बड़ी बड़ी फील्ड्स में ग्रो करते हैं। जैसे ये एग्रीकल्चर, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर बड़े बड़े जगह पे ग्रो करते हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर करना या फिर एनिमल्स को पालना, उन्हें भी हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो जैसे क्रॉप्स तो दो सीज़न में
लगभग ग्रो करते हैं, उन्हें हम एक राबी क्रॉप्स है, एक खारिफ क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप जो नवंबर और अप्रैल में ग्रो करता है और खारिफ क्रॉप जो जून और अक्टूबर में ग्रो करता है। तो वेजिटेबल्स में फिर वेजिटेबल्स देखते हैं। वेजिटेबल जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ईस बीन्स और पी, ये विंटर में ग्रो करते हैं। वेजिटेबल जैसे ब्रिंजल, पम्पकिन और गोर्ड, वो समर में ग्रो करते हैं। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग क्लाइमेट और सीज़न में ग्रो करते हैं और अलग अलग उनको सॉइल रिक्वायर्ड, मतलब कि उनको चाहिए होता है। अगर हम देखें उनके सॉइल, तो जैसे आ गया राइस और जूट, वो क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं। उस सॉइल में बहुत अच्छे से मात्रा में पानी होता है और दैट इज़ वाई मोर राइस इज़ ग्रोन इन द एंड अराउंड वेस्ट बंगाल। तो यही कारण है ज़्यादा चावल उगते हैं वेस्ट बंगाल में और उसके चारों तरफ भी। तो और दूसरी तरफ वीट सैंडी और या फिर इरिगेट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो देखते हैं इरिगेट है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इरिगेट है क्या। अगर आपको ये इरिगेट आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसी इस तरह से पढ़ सकते हैं, इरिगेटेड आर्ट, मतलब जिसमें बहुत अच्छे तरीके से पानी दिया जाता है। तो फिर हो गया जोवर और बाजरा, ये भी सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं राजस्थान में। तभी राजस्थान में जोवर और बाजरा की कमी नहीं होती, वहाँ पे ज़्यादा उगते हैं। कॉटन तो ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं, जहाँ पे वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। टी तो वो गीले सॉइल चाहिए, ज़्यादातर जो गीले रहते हैं, जैसे हिल्स हो गए, वहाँ पे तो पानी में सरकता रहता है। तो हिल्स जैसे आसाम के नीलगिरीस या फिर दार्जिलिंग। कोकोनट को तो कोस्टल एरिया चाहिए, जैसे केरला में। मेज को तो ड्राई सॉइल, सूखा सॉइल चाहिए। और ओनियन और ग्राउंड नट को मतलब कि सैंडी सॉइल चाहिए। फिर आता है एग्रीकल्चर। तो मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले ही एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। एग्रीकल्चर वो चीज़ है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की रेज होती है। तो हम लोग एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के द्वारा हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अगर क्रॉप से वेजिटेबल बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी जगह पे ग्रो होता है, उन्हें हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गए और ये जैसे फोस्फेट हो गए, अमोनियन हो, जैसे ये सल्फेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, वो सॉइल में ऐड किए जाते हैं। साथ में गाय के गोबर को भी हम ऐड करते हैं। तो जैसे फॉर ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप, हमें और गुड और हेल्दी क्रॉप्स के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें उसको अच्छे से ग्रो करना चाहिए, अच्छे तरीके से पानी डालना चाहिए, सही मात्रा में फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी डालना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े और फंगल डिजीज़ ना लगे। लेकिन हाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स ये सब ज़्यादा मात्रा में नहीं डालने चाहिए प्लांट्स पे, क्योंकि अगर जब देखिए प्लांट्स गीले हो जाते हैं, जब वो उनके ऊपर से नीचे मिट्टी पे गिरने लगता है, तो उससे होता है सॉइल पोल्यूशन। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए ज़्यादातर, नहीं तो उससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है और जो सूरज होता है, जो ग्रीन हाउस गैस होता है, वो अट्रैक्ट करता है सूरज की लाइट को, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो अब यहाँ नेक्स्ट पेज में आए हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ सीड, क्रॉप्स का प्रोटेक्शन और सीड की स्टोरेज। तो प्रोटेक्शन जैसे आप अभी मैंने बताया, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है। स्टोरेज जैसे सब लोग अपना एक को कमरा बना लेते हैं, तो वहीं पे सब लोग रखते हैं, जैसे हो गया राइस हो गया, वीट हो गया, ड्रम में भी रखते हैं, उसको कवर करके रखते हैं और उसमें कुछ मात्रा में वाइट कलर की दवा मिलाते हैं, जिससे उनमें कीड़े मकोड़े ना लगें। तो अब तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1। तो उसके बाद में अगला चैप्टर है फूड एंड हेल्थ, चैप्टर 2। तो अगले वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। ओके, थैंक यू।